नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अनलॉक 1 के लिए झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए सख्त निर्देश दिए। गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सेंटरों को खोलने की मिली अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। तेजस्वी यादव के निशाने पर बीजेपी और जेडीयू। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाया गरीबों की अनदेखी का आरोप। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर हमलावर हुए पप्पू यादव। जेपी यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे पप्पू यादव। ट्रिपल मर्डर को बताया राजनीतिक साजिश। और कोविड-19 को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद। करीब 70 दिनों से बच्चे स्कूल से हैं दूर। स्कूल को खोलने के लिए नहीं हुई कोई गाइडलाइन जारी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर आग लगने की एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि राजधानी के बीरबहोर थाना क्षेत्र में लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मछुआ टोली स्थित व्यावसायिक में जो केंद्र है वहां लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी ट्रांसफार्मर आग और ये ट्रांसफार्मर में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आग में कई वाहन जलकर हुए खाक। स्थानीय लोगों ने कई वाहनों को आग की चपेट में आने से बचाया। वहीं मछुआ टोली स्थित व्यावसायिक केंद्र में ये लगी है आग। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। बीरबहोर थाना क्षेत्र में लगी आग। मछुआ टोली स्थित व्यावसायिक केंद्र में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी ट्रांसफार्मर में आग। आग में कई वाहन जलकर हुए खाक। स्थानीय लोगों ने कई वाहनों को आग की चपेट में आने से भी बचाया। और हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है? फिलहाल क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि पटना के बीरबहोर थाना अंतर्गत मछुआ टोली एक इलाका है जहां पे अबू फखरुद्दीन प्लाजा के पास लगे एक बिजली के ट्रांसफार्मर में यह आगजनी की घटना हुई है, जिसमें कई वाहन जो है उस आगजनी के चपेट में आ गए और जलकर खाक भी हो गए। वहीं अगर स्थानीय लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो कई और वाहनों के जलने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने धक्का मार मार के जो लगे वाहन थे उसको हटाया है और तत्परता से फिर आग बुझाने में जुट गए। इसी बीच दमकल की 3 गाड़ियां वहां पे मौके पर पहुंची और पहुंची गाड़ियों ने तुरंत आग पे काबू पाया है। एक भयानक हादसा, एक बड़ा हादसा होने से राजधानी पटना में अभी बचा है। और आदर्श, मैं बता दूं आपको कि इसमें किसी तरह के कोई जान माल की नुकसान तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ लाखों की क्षति जरूर हुई है। कई वाहन जो है इनकी चपेट में आ गए हैं, आगजनी के चपेट में आ गए हैं और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जी आदर्श। क्योंकि ट्रांसफार्मर में आग लगी है तो अब आसपास के इलाके में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई होगी, तो क्या वहां पर बिजली विभाग की टीम भी पहुंची है? जी बिल्कुल, आगजनी जो बुझाई गई, जिसके बाद से वहां पे बिजली कर्मी मौजूद हुए और वहां पे सभी स्थितियों को देखते हुए फिर से बिजली बहाल कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्राउड एरिया है, लेकिन सुबह तड़के होने की वजह से यहाँ पे कुछ भीड़ कम थी और हादसे का जो अंदेशा था वो भी कम पड़ा है। जी आदर्श। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अनलॉक 1 के लिए झारखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और ऐसे में अब जब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है तो कई चीजों में छूट मिलती दिख रही है। सरकार ने अनलॉक 1 में ढील के साथ मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग करने का सख्त निर्देश दिया है। जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सर्विस सेंटर को खोलने की अनुमति मिली है। ये सर्विस सेंटर सिर्फ म्यूनिसिपल इलाके में खुलेंगे। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर को खोलने की भी इजाजत मिली है। वहीं सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल अभी नहीं खोले जाएंगे। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। जैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अब केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार
के जिम्मे में सारी चीजें डाल दी गई और राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की 9 जून को प्रस्तावित वर्चुअल रैली के बहाने बीजेपी जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर वार किया है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहती है, लेकिन हम गरीबों मजदूरों के पेट की भूख मिटाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता और बाहर से लौटे सभी प्रवासी श्रमिकों को 9 जून को अपने अपने घरों में थाली, कटोरा और गिलास बजाने की बात कही है और कहा है कि इस तरह चैन की नींद में सो रही बिहार सरकार को जगाया जाएगा। रैली करें। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया और खास तौर पे सबसे ज्यादा अगर मरमाहत अगर कोई हुआ है, मरमाहत हुआ तो वो बिहार का श्रमजीवी गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पांव चल रहे, भूखे मर रहे और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पटना के पीएमसीएच अस्पताल में गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में बचे एकमात्र गवाह जेपी यादव से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां इन्होंने जेपी यादव से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि ट्रिपल हत्या पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है, जिसके तहत यह हत्या कर दी गई है और केवल खाना पूर्ति के लिए 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फसल बर्बाद हो गए। 31 मई के पहले जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दिया। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच झारखंड में भी सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिससे बच्चों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। पहले ये 21 दिनों के लिए लागू हुआ था, लेकिन अब ये आगे बढ़कर लॉकडाउन के 4थे चरण को भी पार कर चुका है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। लगभग 70 दिनों से भी ज्यादा दिन हो गए, लेकिन बच्चे स्कूल से दूर हैं। अब झारखंड सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर जिले का शिक्षा विभाग अलर्ट पर है। गढ़वा जिले में 1457 सरकारी विद्यालयों को 100 से अधिक ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं और ऐसे में ये लगातार मांग हो रही है कि अब इन स्कूलों को भी खोला जाना चाहिए। गढ़वा की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो वहां 1457 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे स्कूल खोलने को लेकर जिले के शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि विभाग का ऐसा अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि स्कूलों को खोलना है, फिर विभाग तैयार है। अभी स्कूलों में पुस्तकें बांटी जा रही हैं, सभी स्कूलों तक मध्याह्न भोजन का चावल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद स्कूलों को खोल दिया जाएगा। क्या तैयारी है सर? अभी विद्यालय में जो पुस्तक है उसे वितरण करने का निर्देश आया हुआ है। मध्याह्न भोजन के तहत चावल का भंडारण हो रहा है, उसको विद्यालयवार देना है और उसकी प्रतिपूर्ति की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय खोलने के लिए अभी उस तरह का
स्पष्ट कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और बहुत से विद्यालय अभी क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। सरकार के निर्देश के आलोक में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना के चलते लॉकडाउन में अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। बहुत सारी चीजों में रियायतें दी गई हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा रहा है और सभी सरकारी ऑफिसेज, निजी कंपनियों को भी खोल दिया गया है। सरकारी कंपनियों को तो 100% एम्प्लॉयज के साथ खोला गया है, लेकिन इस बीच स्कूल अभी भी बंद हैं, शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं और ऐसे में बच्चे वहां पर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी लगातार असर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन उससे कितना लाभ बच्चों को मिल पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। खासतौर पर अगर बात गढ़वा जिले की जाए तो वहां यह बताया जा रहा है कि लगभग 1457 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से अभी 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। और शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी कहना है कि जैसे ही हमें कोई गाइडलाइन मिलती है, हम तुरंत उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद गाइडलाइन के हिसाब से स्कूलों को खोला जाएगा अगर हमें इस तरीके की गाइडलाइन मिलती है। लेकिन फिलहाल अनलॉक 1 में भी केंद्र सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें इस तरीके का कोई भी स्कूल खोलने की अनुमति अभी नहीं है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस।
लॉकडाउन के 70 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली की ओर से शुरू हुई ट्रेन सेवा के पहले दिन दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में अधिकतर वैसे लोग ही सवार हुए जिन्हें कोरोना से ज्यादा अपने परिवार के भविष्य की चिंता सता रही थी। सामान्य रेल सेवा के पहले दिन होने की वजह से आरपीएफ के अलावा जीआरपी भी पूरी तरह सतर्क दिखी। मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमन त्रिपाठी और रेल डीएसपी स्मिता सुमन दलबल के साथ स्टेशन पर तैनात दिखी। सुरक्षा कर्मियों ने प्लेटफॉर्म पर यात्री के अलावा उनके संबंधियों को स्टेशन के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। वहीं रेलवे कर्मियों ने यात्रियों को थर्मल जांच के बाद ही ट्रेन में प्रवेश करने दिया। 11 मार्च को आए थे, तो अब फंस गए थे या कहाँ जाना है? वहाँ कंपनी जाना है। कंपनी वहाँ से फोन आया है? वहाँ क्या कौन सा काम करते थे? सब काम करने पड़ता है, प्रोडक्शन में भी काम करना पड़ता है। अच्छा, क्या व्यवस्था है ट्रेन में? व्यवस्था है, आप लोग आज पहली बार जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, क्या व्यवस्था है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय निर्माण के बाद यहां के लोगों का चिर प्रतीक्षारत सपना अब पूरा हो गया है। यानी जिस सपने की वो आस लगाए बैठे थे वो आखिरकार पूरा होता नजर आ रहा है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के कारण पंचायत के निवासी मुकुल नारायण देव विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। वहीं आज कुलपति ने अपना योगदान दिया है और विश्वविद्यालय से अपनी आत्मीयता को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में सुधार का प्रयास करने की बात कही है। अनलॉक 1 में कई चीजों पर सरकार द्वारा रियायतें दी जा रही हैं, पर अब भी ऑटो चालकों को ऑटो चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे ये लोग आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं। साथ ही इस बात की जानकारी जैसे ही राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को मिली तो वो उनके बीच राशन वितरण करने सोनारी ऑटो स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से उनकी समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान चालकों ने ऑटो का टैक्स माफ किए जाने की मांग भी की। बच्चे लोग का फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर खर्च मुश्किल है, भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का जो अगर लोन फाइनेंस कराया हुआ है उसका भी नहीं दे पा रहे हैं। टेम्पू चलना चाहिए, जैसे भी यार सरकार आर्थिक मदद, माननीय सरजू राय की तरफ से मदद मिलता है, हमेशा मिला है और कुछ लोग मदद किए हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में जो नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से हम लोग का जीवन यापन जो सिर्फ ऑटो से ही चलता है। हर घर में 5-6 से कम किसी का फैमिली नहीं है, सब भाड़े घर में, कोई नदी किनारे इधर वगैरह सब रहते हैं। इसके सिवा हम लोग का कोई भी रास्ता नहीं है कमाने खाने का। लॉकडाउन के शुरू काल से ही जिस प्रकार सारे व्यवसाय क्षेत्र में प्रतिबंध लगा, ऑटो भी इससे प्रभावित हुआ। और चूंकि ये बहुत साधारण परिवार के लोग होते हैं और इनके परिवार में कम से कम 5-6 सदस्य तो होता ही है, तो इतने लंबे अवधि तक इनका ऑटो बंद है। इनके ऊपर टैक्स का मार है, इनको परमिट का देना है, उसके बाद परिवार चलाना है, जो बैंक से लोन लिए हैं उसका लोन भी पूरा करना है। तो ये सारे देनदारी इनके ऊपर है। सरकार को अविलंब इस पर निर्णय लेना चाहिए। वैसे कुछ संस्थाएं इनको मदद करती है, लेकिन वो मदद, आज हम लोगों ने भी अनाज का वितरण किया, लेकिन वो वितरण तो मात्र थोड़े दिन के लिए होता है। देखिए, रियायतें कई तरह की देने के बारे सोचना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि लोगों के पास नगदी पहुंचे। इसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दिया है कि भाई सरकार के ऊपर जितने लोगों का बकाया है, जो कई वेतन का, भत्ता का बकाया है, कोई ठेकेदार काम किया उसका बकाया है, ये सबको एक बार दे देना चाहिए। और जरूरत लगे तो 2020 को झारखंड में योजना अवकाश घोषित कर दिया जाए, प्लान हॉलीडे। हम कोई नई योजना नहीं लेंगे। हमारे पास जो पैसे हैं वह लोगों के सुख दुख में हिस्सा बटाने के लिए, उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए हम खर्च करेंगे। उधर साहिबगंज जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र में बघवा कुआं मोड़ के नजदीक अस्पताल और नर्सिंग होम में आए दिन मरीजों की काफी भीड़ उमड़ती रहती है। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं किया जाता है। वहीं जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आने के बाद भी
इन नर्सिंग होम के संचालकों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर के परिषद कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार साव ने कहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले निजी नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है तो वैसे नर्सिंग होम को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जो निजी संचालक हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और अभी आपके माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है। हम इसकी जांच करवाते हैं और अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन पाया जाएगा तो उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो। वहीं कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के 5वें फेज की शुरुआत यानी इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है और इसी के तहत समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर और सभागार, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे और आगे जैसा ऑर्डर आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थानों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थानों को जुलाई से शुरू किया जाएगा। समय समय पर जिला प्रशासन ने डिक्लेयर किया जहां पॉजिटिव पाए गए हैं उसके चारों तरफ, तो वो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर उसके बाहर सभी जगह हम लोग अब नए रेस्ट्रिक्शन को अप्लाई करेंगे। पुराने रेस्ट्रिक्शन उन जगहों पर नहीं अप्लाई होंगे। जो नया आया है हमारा उसमें कुछ चीजें हैं जो अभी भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर एवं सभागार, असेंबली हॉल और अन्य समान ये सब अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो 8 जून से शुरू की जाएंगी जिनमें धार्मिक स्थान और आम जन के लिए पूजा स्थल है जिसको 8 जून से शुरू किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी 8 जून से शुरू की जा सकेंगी। शॉपिंग मॉल भी 8। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 को अपने विधानसभा के लोगों के बीच वितरण करने का शुभारंभ किया है। सरयू राय ने यह बताया कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और तेजी से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। वर्तमान में इससे ठीक होने वाले की कोई भी अभी तक इससे ठीक होने के लिए दवा उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन मार्केट में है नहीं। ऐसे में विशेषज्ञ को द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून महीने में कोरोना का कहर और बढ़ने वाला है। ऐसे में इससे बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करना और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। विधायक सरयू राय ने बताया कि एसपी फाउंडेशन के डॉक्टर टीके चटर्जी द्वारा दवा बनाकर दी जा रही है और उनके मार्गदर्शन से जमशेदपुर पूर्वी के साथ ही पश्चिम विधानसभा के लोगों के बीच दवा का वितरण किया जाएगा। जो लोग जागरूक हैं वो इस दवा को खुद ही खरीदकर उपयोग कर रहे हैं, परंतु ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस दवा की जानकारी तक नहीं है। वैसे 1 लाख से अधिक लोगों के बीच इस दवा का मुफ्त वितरण किया जाएगा। जिस प्रकार लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया, उसी तर्ज पर दवा का वितरण भी किया जाएगा। महीना के बारे कहा जा रहा है कि कोरोना के दृष्टि से ये बहुत गंभीर महीना रहेगा। इस महीने में वायरस का आक्रमण ज्यादा बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि होम्योपैथिक में आर्सेनिक ALB30 नंबर की जो दवा है वह लोगों की को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। हमारे माननीय विधायक महाशय सरयू राय जी के साथ में मिलकर उन्होंने यही इस पर बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि आयुष मंत्रालय की ओर से जो आर्सेनिक एल्ब होम्योपैथिक दवा है इसको दिया जाए, क्योंकि देखा गया कि आयुष मंत्रालय ने इसको पाया कि लाखों आदमी ने इसका इस्तेमाल किया और इससे जो कोविड-19 है इसका बहुत अच्छा है, इसका प्रतिरोधात्मक रिजल्ट निकला है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि जमशेदपुर में भी ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जमशेदपुर वासियों के लिए खाना बहुत अच्छा किस्म का बांटा है, उसके साथ में एक मेडिकल भी उन्होंने अपनी पहल किया और हम लोग उनका साथ में रहकर बड़ी गर्वान्वित अनुभव करते हैं।
हजारीबाग और लातेहार के बाद अब पलामू जिले वासियों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। पलामू में एक प्रवासी मजदूर ने कोरोना से जंग जीत ली है। दरअसल दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जहां रांची से जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया था। उसका इलाज पीएमसीएच के कोविड-19 सेंटर में चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई। साथ ही मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने उसे मास्क, सैनिटाइजर और फल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि अब कोविड-19 केयर में 2 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि पलामू में अब तक कुल 16 पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।